वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज। आज हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक्स। स्टार्टिंग अपन बैंक से करते हैं। आरबीआई रेगुलेटर है। यहाँ पर बैंक को शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में डिवाइड किया हुआ है अपना। शेड्यूल बैंक उससे कहते हैं जिसमें जो बैंक्स रजिस्टर्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई की जो 1934 में जो एक्ट बना था, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल है, उसके अंदर अगर रजिस्टर्ड है कोई बैंक, उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक जिसमें रजिस्टर्ड नहीं है वो नॉन शेड्यूल बैंक हो गया अपने आप ही। अब जो ये शेड्यूल बैंक है, अगर उनको देखते हैं तो अपन कह सकते हैं कि इन बैंक्स को आरबीआई से हेल्प मिली हुई है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। सेकेंड जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसकी सेकेंड शेड्यूल है, उसमें रजिस्टर्ड होने की वजह से उनको आरबीआई से हेल्प मिलती है। साथ में वो चेकबुक इशू कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी मिनिमम कैपिटल है वो लगभग 500 करोड़ के लगभग रखी गई है। तो आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड होने की वजह से सभी बैंकों को सीआरआर है, एसएलआर है, इनका पालन करना पड़ता है। कंपल्सरी इनको अप्लाई करना पड़ता है। आरबीआई की गाइडलाइन का भी पालन करना पड़ता है। टाइम टू टाइम आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह चेंज करता रहता है, उनको भी अप्लाई करना होता है क्योंकि रेपो रेट वगैरह में अगर चेंजेस होते हैं तो हाउस लोन वगैरह सस्ते हो जाते हैं या महंगे हो जाते हैं। तो आरबीआई देश की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग या मान लीजिए ग्रोथ रेट लेने के लिए, यानी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, डेवलप करने के लिए कई बार एक डिसीजन लेता है रेपो रेट से या रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड या सीआरआर एसएलआर से रिलेटेड। तो उन सभी गाइडलाइनों में शेड्यूल्स बैंक जो होते हैं उनको आरबीआई की गाइडलाइन जो जारी की जाती है उनका पालन करना होता है। इनको भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी आते हैं जैसे एसबीआई वगैरह हैं। अभी 12 बैंक है पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे पहले, प्राइवेट बैंक भी आते हैं, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जिनके अंदर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस समय प्रेजेंट टाइम में 12 बैंक है। अभी विजय बैंक वगैरह का मर्ज हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर 12 बैंक हैं। प्राइवेट बैंक जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं जैसे एचडीएफसी वगैरह हैं, आईसीआईसीआई बैंक है। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट है उनके लिए ऋण जारी करते हैं, उनको ऋण देते हैं। या उन जो काश्तकार हैं या सीमांत कृषक हैं या छोटे किसान हैं, ठीक है, उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनको खरीदने के लिए या बीज खाद वगैरह खरीदने के लिए रीजनल रूरल बैंक उनको लोन देते हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक जिनकी ओनरशिप फॉरेन सेक्टर की है या दूसरे देश की के मालिकाना हक से अपने देश में संचालित हो रहे हैं, ठीक है, उनको फॉरेन बैंक भी कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, दे आर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पार्लियामेंट एक्ट है, उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसमें इसको क्रिएट किया गया है। वर्किंग एरिया इज फिक्स्ड, इसका जो एरिया होता है वर्किंग करने का वो फिक्स होता है। एक निश्चित क्षेत्र में या एरिया के अंदर ये काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव है इनका केवल प्रॉफिट होता है। भाई कहने का मतलब है पब्लिक इसमें डिमांड डिपॉजिट यानी अपनी जमा कराती हैं। बाद में जो बैंक होता है वो अपने जो रिजर्व हैं सीआरआर एसएलआर वगैरह उनकी कटौती करके जो भी शेष राशि होती है उसको लोनेबल फंड के अंदर जारी कर देता है। पब्लिक वहाँ पे लोन लेती है, उसके बदले में इंटरेस्ट वगैरह पे करती है, ठीक है। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है कॉमर्शियल बैंक्स का वो है ओनली प्रॉफिट गेन करना,
ठीक है। साथ में CRR SLR आर कंपल्सरी कि कॉमर्शियल बैंक्स अगर वर्क कर रहा है तो RBI की तरफ से जो CRR SLR दी हुई होती हैं उसको वो अप्लाई करता है या उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। कई बार इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग RBI जब CRR को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे तो उसके अकॉर्डिंग ही कॉमर्शियल बैंक को भी CRR SLR डिपॉजिट करनी होती है या SLR रखनी पड़ती है, ठीक है। SLR CRR को माइनस करने के बाद में जो शेष राशि बचती है उसको लोनेबल फंड के रूप में जारी किया जाता है, ठीक है। पब्लिक के लिए जो लोनेबल फंड होता है वो CRR SLR को माइनस करने के बाद में शेष राशि होती है। जैसे CRR अभी 3% है, 18% लगभग SLR है, तो 21% वो माइनस करता है, 79% के लगभग वो लोनेबल फंड के रूप में जारी कर देगा। सिंगल टायर है, एक स्तरीय है। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक, एक कॉमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द functions of accepting deposits from the general public and giving loan from investment with the aim of earning profit। कि कॉमर्शियल बैंक वर्क क्या करता है भाई? कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन जारी करती है, लोन देती है और केवल उसका जो गोल या एम है वो प्रॉफिट गेन करने का है। 3 बातें हो गई। पब्लिक की डिमांड को जमा करती है, डिमांड डिपॉजिट होती है, उनको एक्सेप्ट करती है, जमा करती है, पब्लिक को लोन देती है और प्रॉफिट गेन करती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या वर्क करते हैं। वैसे देखो कॉमर्शियल बैंक का नाम आते समझ में आ जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी अपन लोन ले रहे हैं, कुछ जमा करा रहे हैं, पैसे जमा हो रहे हैं, सारे काम कॉमर्शियल बैंक ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी वर्क हैं, तो इनको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर फर्स्ट है इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ए कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ करंट, सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। एक कॉमर्शियल बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, वो 3 फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकता है, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में और साथ में फिक्स्ड अकाउंट की डिपॉजिट में वो उसको एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स आर पेबल ऑन डिमांड एंड आर द called demand deposits. This can be withdrawn by the deposits any number of times depending upon the balance। एक डिपॉजिट है या जो पब्लिक का तरफ से जो डिपॉजिट कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो कितनी बार अपनी डिपॉजिट को डिमांड में परिवर्तित कर सकता है, मांग सकता है, निकलवा सकता है। कहने का मतलब पैसा रिटर्न ले सकता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है उसके बैलेंस पर। ये ज़्यादातर जो शॉपकीपर होते हैं या कोई व्यापारी होते हैं जो डेली लेन देन करते हैं उनके लिए होता है करंट अकाउंट। वो अपनी बार बार जो उनके पास व्यापार का पैसा आ रहा है उसको वो जमा करा सकते हैं। इमरजेंसी यानी जो भी उनको कहीं अगर पे करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो बार बार निकलवा सकते हैं। तो इनके नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है उनके बैलेंस के ऊपर। अगर बैलेंस कम होगा तो वर्क नहीं कर सकते, तो बैलेंस तो होना चाहिए। बैलेंस के अकॉर्डिंग वो कितनी बार भी, यानी बैलेंस जब तक है तब तक वो अपनी डिमांड डिपॉजिट को निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई लिमिट ऑफ टाइम नहीं है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स। एक तरह से कि अपन एक फिक्स समय के लिए अपने पैसे जमा करा देते हैं, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, 5 साल, 6 साल, 10 साल, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैव ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिंग एंड आर रिफंड टू ए टाइम डिपॉजिट्स। कहने का मतलब आपका जो पैसा है जो आपने डिपॉजिट कराया है, अगर एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट को अपन एफडी के रूप में बोलते हैं, अगर पैसा जमा होता है वहाँ पर तो उसकी मैच्योरिटी होती है, मैच्योर होने की अवधि होती है, उस अवधि से पहले आपको पैसा नहीं मिलता। अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो तो उसके अंदर आपको लॉस उठाना होता है।
बैंक होता है वो प्रॉफिट में होता है हमेशा। तो आपका जो टाइम ऑफ पीरियड है, जैसे 5 साल के लिए आपने पैसा डिपॉजिट करा दिया, 2 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए, बैंक ने आपको उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट वगैरह दे दी कि हाँ चलिए हम 7% 8% लगभग जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, आपके 5 साल तक ये पैसा जमा रहेगा। 5 साल बाद में इन पैसे को आप निकाल सकते हैं मैच्योर होने के बाद में। तो फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी है, पैसा एक साथ आप ने जमा कराया, आपने टाइम ऑफ पीरियड बता दिया 6 साल 10 साल 15 साल जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपने पैसा जमा करा दिया। जैसे वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर पैसा रिटर्न निकाल सकते हैं या वापस से फिर नेक्स्ट एफडी करा सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कस्टमर है या जो पब्लिक है वो अपने पैसे जो अपने रुपए हैं या जो पैसे हैं उसकी वो सेविंग करने का एक तरीका है। जो नेक्स्ट जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए या शादी वगैरह के लिए पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं तो कई बार ऐसे एफडी के अंदर वो पैसा डिपॉजिट करा देते हैं जो लंबी समय अवधि के बाद में वो मैच्योर हो गया आपके पास में इंटरेस्ट के साथ में आपको मिल जाए। ठीक है, इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट। These are deposits whose main objective is to save। इन जो पब्लिक है अपने पैसे को बचत खाते में सेविंग अकाउंट में तब रखती है जब उनका गेम या उनका जो एम है या गोल है वो केवल यही है कि मुझे पैसा बचाना है, सेव करना है, सुरक्षित रखना है, बाद में उसको इन्वेस्ट करना है कहीं। ठीक है, तो पैसा सेव करने के लिए ये जो एक्सेस मनी है आपकी एक्स्ट्रा मनी है उसको सेव करने के लिए कई बार जो पब्लिक है वो सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराती है। जिसको बार बार ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है, वो करंट अकाउंट में पैसा जमा कराएगा, लेकिन जिसको पैसा सेव करना है सेविंग अकाउंट में वो जमा कराएगा। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, आपके चेक वगैरह का भी होता है कि 3 या 4 बार 5 बार आप चेक वगैरह इशू कर सकते हो। ठीक है, तो एक लिमिट दे दी जाती है कि हाँ 1 महीने में आप इतनी बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो जो भी। तो सेविंग अकाउंट में थोड़ी लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से पैसा बैंक में जमा रह सके। ठीक है, इसमें सेविंग अकाउंट के अंदर जो पब्लिक है उनको बैंक इंटरेस्ट भी पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, इसका जो फंक्शन है इट गिव लोन एंड एडवांसेज। जो बैंक है उसका द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक, एक तरह से जो बैंक की उसका मेन जो सोर्स है इनकम का वो लोन ही है। कहने का मतलब बैंक के पास में जो कैपिटल जनरेट होती है, क्रिएट होती है या उसकी जो एसेट्स बनती हैं उसका पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, वो लोन्स वगैरह के अकॉर्डिंग आता है। अगर कॉमर्शियल बैंक्स लोन्स वगैरह में इंटरेस्ट जो वापस से प्राप्त करते हैं उससे उनकी एसेट या कैपिटल वगैरह इंक्रीज होती है, तो उनकी मेन सोर्स है इनकम का वो उनका लोन का ही है। ठीक है, अब इसके अंदर भी वो लोन कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये लोन वो जारी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैश क्रेडिट वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह के अकॉर्डिंग भी होता है कैश क्रेडिट, या कहने का मतलब आपकी एक लिमिटेशन तय कर दी जाती है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा रहता है, उसके अकाउंट में हम 50,000 वगैरह की हम कैश क्रेडिट कर देते हैं, तो आप वहाँ से लोन वगैरह उठा सकते हैं जो भी है। डिमांड लोन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, वो जो पब्लिक, यानी कहने का मतलब जब आपने जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ जमा कराए, उसमें CRR SLR को माइनस करने के बाद में वो 79 रुपीज़ को लोनेबल फंड के रूप में जारी कर दिया पब्लिक के लिए। तो लोनेबल फंड के लिए जब जारी करेगा तो वहाँ पे 79 रुपीज़ को पब्लिक लोन के रूप में मांग सकती है, डिमांड कर सकती है। जो भी नॉर्म्स हैं RBI के उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट पे, उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग बैंक पब्लिक को लोन देता है। ठीक है, बैंक में जब वो इंटरेस्ट जमा होता है वापस से, या जो भी आपने लोन लिया है उसकी इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग, या जो भी पैसा इंटरेस्ट के रूप में बैंक के पास वापस आता है, उसमें से वो जो भी उसके आपने जो 200 रुपये जमा कराए थे, आपको इंटरेस्ट पे करने के बाद में भी बैंक इंटरेस्ट की सेविंग करता है। कहने का मतलब जैसे आपने होम लोन के रूप में पैसा लिया,
होम लोन की रेट अपन ने लगभग मान लीजिए 7% मान रखी है, ठीक है। 7% आपने होम लोन की रेट डिसाइड कर रखी है बैंक ने, कॉमर्शियल बैंक ने। ले और साथ में अपन देखें तो जो हमारे पास में जो कस्टमर या जो पब्लिक ने सेविंग अकाउंट में या किसी में पैसा जमा कराया है, उस पर हमने 3 या 4% आप पे कर रहे हो। यानी बैंक 3 से 4% दे रहा है और ले कितना रहा है, 7 से 8%। तो जो 3-4% का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बैंक का सेविंग है, बचत है, ठीक है। तो मेन जो वर्क है या पैसा है या जो जहाँ से बैंकों के पास पैसा आता है वो कहाँ से आता है, लोन वगैरह की वजह से। यानी बैंक जितना लोन देते हैं उतना ही उनकी कैपिटल वगैरह इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी सर्विसेज भी देता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी है, अपन लोकल ले सकते हैं बैंक के अंदर, जहाँ पर अपने जो भी ज्वेलरी वगैरह है या पेपर्स हैं या कोई बॉन्ड वगैरह हैं उनको अपन वहाँ पर रखवा सकते हैं। इन जो भी अपने घर में कीमती सामान हैं, ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या मान लीजिए ज्वेलरी वगैरह हो सकती है, उनको अपन वहाँ पर लॉकर में रखवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीडी है, ड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है बैंक, ये यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर है। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट है एजेंसी फंक्शंस ऑफ द बैंक। बैंक सेकेंडरी फंक्शन के रूप में भी वर्क करता है, बहुत सारे काम होते हैं जो वो करता है। यहाँ फर्स्ट है एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक, उसमें फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ फंड। फंड को ट्रांसफ़र करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो उसको ट्रांसफ़र करता है। कलेक्शन ऑफ फंड, वो फंड कलेक्ट भी करता है ऐसे ही, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, आप जैसे इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस करवा रहे हो या मान लीजिए कोई लोन वगैरह का पे कर रहे हो या आप जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट वगैरह कहीं जा रही है उसका भी वो भुगतान या पेमेंट करता है, ठीक है। इंश्योरेंस है मान लीजिए या अदर कोई वर्क है या बिल वगैरह हैं आपके, उनको भी पे करता है। साथ में परचेज एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज, बैंक शेयर जो शेयर मार्केट में शेयर वगैरह होते हैं उनको परचेज भी करता है और सेल भी करता है। साथ में सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं उनको भी सेल और परचेज करता है, ठीक है। तो ये काम वो एजेंसी फंक्शन के रूप में करता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बंडल। आपने देखा होगा कई बार जो बिल्स वगैरह होते हैं, कोई जैसे ए व्यापारी हैं या और बी व्यापारी हैं, अगर दोनों आपस में ट्रेड करते हैं तो ए का जो बिल है अगर उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है और वो उससे पहले बी का जो भुगतान है पेमेंट है करना चाहता है तो बैंक उससे मैच्योर करके उसको पे कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आपकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए चेक आपने जारी कर दिया, इश्यू कर दिया और आपके अकाउंट में बैलेंस उससे कम है तो ओवरड्राफ्ट की भी वो फैसिलिटी आपको देता है। वो आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कितने सालों से आप मेंटेन कर रहे हो, क्या उसमें पैसा रहता है, कितना क्या रहता है, उसकी लिमिट पे बैंक डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक के बाद में रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर है या रूरल सेक्टर यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए जो वर्क के लिए जो लोन दिए जाते हैं उससे संबंधित है। लोकल लेवल बैंक्स टू सर्व द रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए ये लोन देते हैं छोटे किसानों को, ठीक है। स्टेबलाइज थ्रू RRB एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। नरसिम्हन एक कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर 1976 में RRB एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है। ओनरशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% ओनरशिप रहता है। स्पॉन्सर जो भी पब्लिक सेक्टर का बैंक है जैसे नाबार्ड है, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर का बैंक है वो स्पॉन्सर है, वो 35% का रेशो रहता है इसमें। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका लगभग 15% के लगभग रेशो रहता है। दे आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो भी अपन रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं उसकी रेगुलेशन नाबार्ड करता है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल फ्रॉम 5 करोड़ टू 2000 करोड़, 5 करोड़ से 2000 करोड़ तक इसकी ऑथराइज कैपिटल होती है।
ठीक है। तो ये बैंक से अपन ने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था, रिजर्व बैंक है कैसे स्थापित हुआ था, नाम क्या था, स्टार्टिंग में पहले प्राइवेट सेक्टर में था, उसके बाद में उसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। अब इस समय जो कहने का मतलब सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, उसके फंक्शंस वगैरह मैंने आपको सारे बता दिए थे। उसके बाद में मैंने उसकी क्रेडिट कंट्रोल या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के जो तरीके हैं उसके वो बता दिए थे, उसके फंक्शन बता दिए थे एक तरह से। उसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी होती है वो बता दी थी आरबीआई की, वो मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर एसएलआर वगैरह को शामिल करके वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद आज बैंकिंग आरबीआई के कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में बता दिया गया है कि कॉमर्शियल बैंक के वर्क क्या होते हैं, किस प्रकार से कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज वगैरह हुआ है, ठीक है। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने रीजनल रूरल बैंक है, उसमें भी आपको भाई लोकल लेवल बैंक होता है, इसमें अपेक्स वगैरह के इनके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओनरशिप आपको बताई दी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्पॉन्सर बैंक 35% स्टेट गवर्नमेंट होती है और 15% के लगभग इसका रेशो लेकर चलती है। इनका जो रेगुलेटेड बैंक होता है वो नाबार्ड होता है, जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, ठीक है, तो वो रेगुलेटेड करता है। ओके, थैंक यू। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.